जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण क्लासेस में। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने हिंदी भाषा पर थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ा था, शुरुआत की थी, उसी को हम यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं भारतीय आर्य भाषाएं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को तैयारी कर लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि आप अपने नोट्स स्वयं बना सकें। और मैं चाहता हूं कि स्वयं बनाए हुए नोट्स से ही आप तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा सहूलियत और याद करने की जो एक प्रॉब्लम होती है वो ना हो सके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आज भारतीय आर्य भाषाएं की। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक का समय है वैदिक संस्कृत का, जो कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर आती है। फिर है इसी में दूसरा है संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत, 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का समय है। ये संस्कृत अथवा जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं वो है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, प्राचीन आर्य भाषा में दो भाषाएं थी। कौन सी? वैदिक संस्कृत, दो भागों में उनको बांटा गया था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। फिर दूसरा है यहाँ पे मध्यकालीन आर्य भाषा, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय। पाली, ये प्रथम प्राकृत कहलाती है। पाली भाषा प्रथम प्राकृत कहलाती है। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, यहां पे 1 ईस्वी होगा, ठीक है, 1000 नहीं होगा, 1 ईस्वी। फिर प्राकृत, द्वितीय प्राकृत जिसे कहते हैं, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश जिसे तृतीय प्राकृत कहते हैं, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का समय। ये क्या हो गया? मध्यकालीन आर्य भाषाएं हो गई, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। फिर ये तीसरा भाग है भारतीय आर्य भाषाओं का, भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1000 से लेकर के अब तक का है, जिसमें देवनागरी भी शामिल है। ठीक है, अब प्राचीन आर्य भाषा को अगर देखें, वैदिक संस्कृत को सबसे पहले, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक संस्कृत, वैदिक साहित्य से दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सर्जन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छंदस, छांदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत, विभाजित किया गया है, संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही देख लेते हैं ताकि परीक्षाओं से हम विमुख ना हो सके, हमारा जो उद्देश्य है। फिर यहाँ पे है कि दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में परनिष्ठ या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। वो कौन कौन से हैं? ईश, केन, कट, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, मांडूक्य, कौशितकी, श्वेताश्वेतर उपनिषद। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वैदिक संस्कृत ध्वनियों की। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिनमें 13 स्वर और 39 व्यंजन है।
डॉक्टर हरदेव बिहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों के वर्गीकरण को निम्न ढंग से पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे वैदिक स्वर दिए हुए हैं, ये तो परीक्षाओं में कभी पूछा नहीं जाता है, तो वही चीज पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए योग्य हो। फिर लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां हा, ला, जिह्वामूलीय और उपमध्यानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की संख्या 48 ध्वनियां ही शेष बची हैं। फिर दूसरा है यहाँ पे मध्यकालीन आर्य भाषा जिसकी प्रथम वर्ग है पाली, जिसे प्रथम प्राकृत कहते हैं। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन। पा रक्षतीति बुद्ध वचनम इति पाली होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसमें हुई है? पाली में। ठीक है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए थे। वहां लंका नरेश वट्टगामनी के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है लिपि बुद्ध हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। ये भी एक कि पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। फिर यहाँ पे है कि सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं, दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं। खुद्दक पाठ, धम्म पद, उदान, इति वुत्तक, सुत्ति निपात, विमान वत्थु, पेतवत्थु, देर थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निदेश, पटिसम्मिदामग्ग, अपदान, बुद्ध दवंश एवं चारिया पिटक। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये चीजें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे देख लेते हैं। हाँ, विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है, वो देख लेते हैं किस प्रकार से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है आचार्य विधुशेखर के द्वारा पंक्ति से पत्ती, पत्ती से पठी, पठी से पल्ली और फिर पाली का यहाँ पे नामकरण हुआ। मैक्स वालेसर के द्वारा अगर बात करें तो पाटलिपुत्र या पावली। भिक्षु जगदीश कश्यप के द्वारा पर्याय, उसके बाद पालियाय, उसके बाद पालियाय, फिर पाली का रूप धारण हुआ। भंडारकर व वाकर नागल के द्वारा प्राकृत से पाकट, पाकट से पाअड, पाअड से पाउल और पाउल से पाली का निर्माण हुआ। भिक्षु सिद्धार्थ के द्वारा पाठ से पाल, पाल से पाली, पाली से पाली। कौसंबी के अनुसार पाल से पाली का निर्माण हुआ। उदय नारायण तिवारी के अनुसार पा से नृत्र, नित्र से ली और फिर नहीं, पा धन नित्र और फिर ली, उससे मिलकर बना पाली। पाली भाषा के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित पाली भाषा का जो प्रदेश है वो नीचे दिया गया है। ये भी प्रश्नों में पूछ लेता है कि श्रीलंका, बौद्ध तथा चाइल्डर्स, ये मगध, पाली भाषा का जो प्रदेश है वो है मगध। वेस्टरगार्ड तथा स्टेन कोनो
उज्जैनी या विंध्य प्रदेश। ग्रियर्सन व राहुल, पाली भाषा का जो प्रदेश है वो मगध है। ओल्डेन वर्ग के अनुसार कलिंग। रीज डेविडन के अनुसार कोसल। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार मध्य प्रदेश की बोली है। देवेंद्र शर्मा के अनुसार मथुरा के आसपास का भूभाग। और उदय नारायण तिवारी के अनुसार मध्य प्रदेश की बोली। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश की बोली को ही स्वीकार किया है। अब ये चीज तो उतनी वो है नहीं जो हम देखें। हाँ, ये पूछ लेता है, व्यंजन के वर्ग पूछ लेता है। स्वर में ह्रस्व स्वर आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, और दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है। अब व्यंजन में का वर्ग पूछ लेता है परीक्षा में। का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, हा, ला, आम। ठीक है। तो ये वर्ग पूछ लेते हैं, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है। और तो कुछ इसमें उतना पूछता नहीं है। प्राकृत है जिसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं। प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है कि प्राक्र पूर्व कृतम प्राकृतम, अर्थात प्राक्र कृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। दूसरा है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान हैं प्राकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। ये हेमचंद्र ने ये परिभाषा दी है, कहा है। फिर दूसरा है यहाँ पे प्राकृत संस्कृतम तत्र भवम प्राकृत मुच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। प्राकृत सर्वस्व मार्कंडेय की परिभाषा है। प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। ये वासुदेव ने कहा है। प्रकृते संस्कृता यास्तु विकृति प्राकृति मता, अर्थात संस्कृत की विकृति प्राकृत है। ये लक्ष्मीधर ने कहा है। प्रकृते संस्कृतात आगतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है। यह सिंह देव मणि की दी हुई परिभाषा है। तो यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसमें है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत तथा 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की है, जो कि निम्न है। मुख्य प्राकृत है मागधी, गौड़ विभाषा है शाबरी। मुख्य प्राकृत है अविंतिजा, गौड़ विभाषा है आभीरी। प्राच्या चांडाली, सूरसेनी जिसे सौरसेनी है सचरी, अर्धमागधी द्राविड़ी, बाहलीक उद्रजा, दाक्षिण महाराष्ट्री वनेचरी। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वर रुचि 7वीं शताब्दी का आता है। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। इसमें 12 परिच्छेद हैं। वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सौरसेनी। ठीक है। प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा हुई है। आर्षी जिसे अर्धमागधी कहते हैं, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। फिर आगे देख लेते हैं सौरसेनी प्राकृत। सौरसेनी मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। यो मध्य देशम
विवसति सा कविः सर्वभाषा निषण्णाः। डॉक्टर पिशेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। शौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने भी लिखा है कि शौरसेनी समाश्रित्य भाषा कार्यतु नाटके है। विद्वानों ने शौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है, जो कि नीचे दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। विद्वानों का नाम है वररुचि संस्कृत प्राकृत संस्कृतम। शौरसेनी का आधार है प्रकृति संस्कृतम। राम शर्मन महाराष्ट्री शौरसेनी का आधार बताया है। पुरुषोत्तम संस्कृत तथा महाराष्ट्री। और वररुचि ने शौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। पैशाची प्राकृत को पैशाची, पैशाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूत भाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैशाची भाषी लोगों को आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, और भी हैं यहां पे, वही चीज देखते हैं जो कि हमारे लिए सही है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हार्नले ने सन 1880 ईस्वी में किया था। तो ये पॉइंट एक बार याद रख लीजिएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हार्नले ने 1880 ईस्वी में किया था। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से वर्ग हैं वो? पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया इसमें आती हैं। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आती हैं। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी आती है और दक्षिणी गौड़ियन में मराठी। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य प्रदेश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाए और जो चारों ओर फैले हुए थे वो बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 में आया था, अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया है। बाहरी उपशाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहंदा सिंधी आते हैं, दक्षिणी समुदाय में मराठी, पूर्वी समुदाय में उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया। मध्य उपशाखा में मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी आई। भीतरी उपशाखा में केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी आई, पंजाबी आई, गुजराती आई, भीरनी, खानदेशी, राजस्थानी आई। फिर पहाड़ी समुदाय में पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी आई। उसी प्रकार डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रस्तुत किया पहला उद्दीच्य, जिसमें सिंधी, लहंदा, पंजाबी आई। फिर प्रतीच्य, जिसमें राजस्थानी, गुजराती भाषा आई। मध्य देशीय, जिसमें पश्चिमी हिंदी आई। प्राच्य, जिसमें पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला आई। पांचवा दाक्षिणात्य, जिसमें मराठी आई। फिर इसी प्रकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उदीच्य, जिसमें सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य, जिसमें गुजराती, मध्य देशी, जिसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। प्राच्य, जिसमें उड़िया, असमिया, बंगला और दाक्षिणात्य, जिसमें मराठी आई। तो इस प्रकार से वर्गीकरण होता रहा। फिर भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। शौरसेनी मध्यवर्ती,
पश्चिमी हिंदी आई इसमें, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। मागधी पूर्वीय, इसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आई। अर्धमागधी मध्य भूर्वीय, जिसमें पूर्वी हिंदी आई। महाराष्ट्री दक्षिणी, जिसमें मराठी आई। और ब्राचड़ पैशाची पश्चिमोत्तरी, जिसमें सिंधी, लहंदा और पंजाबी आई। इसी प्रकार डॉक्टर हरदेव बाहरी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया था। हिंदी वर्ग, हिंदीतर, हिंदी वर्ग, मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं। उत्तरी नेपाली, इसमें पश्चिमी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। दक्षिणी सिंहली, मराठी। पूर्वी उत्तरी, जिसमें नेपाली, पश्चिमी, जिसमें पंजाबी, सिंधी, गुजराती। दक्षिणी, जिसमें सिहला, मराठी आती है। पूर्वी, जिसमें उड़िया, बंगला, असमिया आती है। तो अगर बात करें प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं की, तो सिंधी की बात करते हैं। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी की मुख्यतः 5 बोलियां विचोली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है, किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। सिंधी की अपनी लिपि का नाम क्या है? लंडा, किंतु यह गुरुमुखी लिपि तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। फिर है लहंदा। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम है पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, निभाली, पोठवारी आदि। लहंदा की भी सिंधी की भांति ही अपनी लिपि लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की एक उपशाखा है। लंडा किसकी उपशाखा है? कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि की। पंजाबी शब्द पंजाब से बना है, जिसका अर्थ 5 नदियों का देश है, जो कि निम्नलिखित है। पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी हिंदी में हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया। पूर्वी, जिसमें पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया आती हैं। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आती हैं। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी आती हैं। दक्षिणी गौड़ियन में मराठी आती हैं। ठीक है, ये तो अपन ने ऊपर पढ़ लिया है। फिर दोस्तों अगले टॉपिक में, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा हिंदी की व्युत्पत्ति और अर्थ पर आधारित होगा, जिसमें हम लोग देवनागरी लिपि भी पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।